हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक वेटलैंड्स की बात है तो आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे कि वेटलैंड कुछ इस तरीके का होता है और वेटलैंड की एक साइंटिफिक डेफिनेशन भी होती है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो सरकार ने अभी यूनियन गवर्नमेंट ने वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड नए रूल्स जो हैं वो लेके आए हैं। जनरली क्या होता है कि ह्यूमन जो ग्रीड है, इंसानों का लालच जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अब वेटलैंड को भी एनक्रोच करने लग गए हैं, वेटलैंड्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग गए हैं। उसी को देखते हुए सरकार ने नए रूल्स बनाए हैं। उसमें क्लियर बात की गई है कि वेटलैंड के पास में किसी भी इंडस्ट्री का एक्सपांशन नहीं हो सकता। आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है, कोई डिपो या डेमोलिशन किया है, तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो आप उसको वहाँ पे नहीं फेंक सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या दिया गया है कि जितने भी स्टेट्स और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ है वो क्या करेंगे, उनका काम ये होगा कि वो कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएं ताकि हम जिससे वेटलैंड्स जो हैं उनको कंजर्व कर सकें। वो सारे वेटलैंड जो भी रेस्पेक्टिव उनके स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्रीज़ में आते हैं। इस अथॉरिटी का काम क्या होगा कि जब भी ये रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे उसके बाद में विदिन 3 महीने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि भाई हमारे यहाँ पे इतने वेटलैंड्स हैं। जब वो लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि इस अथॉरिटी का एक काम ये होगा कि वो एक फिर से एक नई लिस्ट बनाए और उस लिस्ट में डूज एंड डोंट्स लिखे। मतलब कि जो वेटलैंड्स हैं उनके आसपास क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो की जा सकती है, या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि परमिटेड नहीं है, ठीक है। और फिर ये है कि भाई एक मैकेनिज़्म बनानी पड़ेगी कि हम हमारे जो वेटलैंड्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम सभी का फोकस है, हमारी कंट्री का भी फोकस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये बोला है कि हम एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं विंड पार्क और या फिर विंड सोलर जो हाइब्रिड पार्क है उनके लिए। मतलब एक तरीके से ये मिक्सिंग होगा। इस मिक्सिंग में क्या होगा, हमारे पास सोलर की कैपेसिटी भी रहेगी और हमारे पास विंड जनरेशन की कैपेसिटी भी रहेगी। हमारे पास दोनों कैपेसिटी जो है वो रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इन सोलर इन हाइब्रिड सोलर पार्क्स के लिए हमने कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई किए, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में। कंडीशन ये होगी कि मिनिमम जो है वो हमें जो है वो 50 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। 50 मेगावाट से कम तो नहीं हो सकता है, बट हम ये कोशिश करेंगे कि 500 मेगावाट के अप्रोक्स हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है। और यहाँ पे इन पार्क्स वगैरह को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मदद करेगी। और जहाँ तक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी की बात है तो उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको कंबाइंड किया जाता है। और उनको कंबाइंड इस तरीके से किया जाता है कि हमारे पास जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो, कंजर्वेशन हो, और जो भी हमारा बिजली वहाँ से बनता है उसको लोकल ग्रिड में आगे हम जो है वो पहुँचा सकें और वहाँ पे उसको हम जो है वो स्टोर कर सकें। तो ये देखो आप इस तरीके से हाइब्रिड वाला, एक तरफ आप देखोगे कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो ये सोलर एनर्जी के लिए, एंड यहाँ पे ये विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं विंड एनर्जी के लिए। नेशनल सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, अपने उसी को कंटिन्यू करते हुए तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हम लोग जो है वो विंड या सोलर, विंड और सोलर इन दोनों को कंबाइन करके चलें, ठीक है। अब सरकार ने एक ये नई पॉलिसी लेके आए हैं एमएनआरई वाले, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें इसने बात की है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ देंगे, नए मेथड्स लेके आएंगे ताकि इन दोनों को, जो विंड और सोलर, इन दोनों को जो है वो मिक्स कर सकें। मिक्स इन द सेंस कि दोनों का जो है वो कंबाइंड आउटपुट हम ले सकें।
अब ये सारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के लिए नेसेसरी जो स्टैंडर्ड्स होंगे, रेगुलेशन होंगे कि भाई कहीं पे विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम लगाना है तो क्या हमारे पास मिनिमम रेगुलेशंस होना चाहिए। इन सारों की जिम्मेदारी जो है वो CEA की है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एंड ये सेंट्रल CERC की। तो अगेन फिर वही बात है कि एक तरफ सोलर लगा हुआ है, एक तरफ विंड लगा हुआ है। ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में देखते हैं। देखिए अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, MOES, वो एक नई स्कीम लेके आए हैं। इस स्कीम का नाम है ओ स्मार्ट, बड़ा सा नाम है, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ओ स्मार्ट। अब इस ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर क्या है कि काफ़ी सारे इसके जो हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है कि हम जो है वो ओशन रिसर्च को इम्प्रूव करेंगे, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे। अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स का मतलब होता है कई बार हमारे देश में सुनामी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, तो उनकी हम फोरकास्टिंग कर सकें बेटर तरीके से। हमें एडवांस में पता चल जाए कि भाई इस जो है मतलब ये जो होने वाली है सुनामी आ रही है या फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, इसके बारे में हम पहले से पता कर सकें। बलास्ट वाटर फैसिलिटी के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल करा सके। देखिए बलास्ट क्या होता है, जो हमारी शिप्स होती हैं, जैसे शिप होती है ना, ये जैसे हमारी नाव होती है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, इन जहाज़ के नीचे जो है वो बलास्ट होता है। एक बैलास्ट एक चीज़ होती है, मतलब आप एक तरीके से सोच लो, उसमें क्या होता है पानी जमा हो जाता है बैलास्ट के अंदर। अब शिप क्या होता है कि बहुत दूर दूर से चल के आती है, मान लीजिए पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आ रही है, अंटार्कटिक से आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, बलास्ट में कई बार इन्वेजिव स्पीसीज भी जो है वो रह जाती है, मतलब उस बलास्ट के अंदर कलेक्ट हो जाती है। और जब भी वो शिप कहीं पे मान लीजिए कि दूसरे पोर्ट पे खाली होती है, जाके एम्प्टी होती है, डिस्चार्ज होती है, तो वहाँ पे वो बलास्ट जो है वो खाली कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो इन्वेजिव स्पीसीज जो कि अपनी जो ओरिजिनल प्लेस है उसको छोड़ के नई जगह पे आ गई है, और नई जगह पे आने पे क्या करेगी कि वो वहाँ ऑलरेडी उस न्यू प्लेस पे जो ऑलरेडी स्पीशीज़ है उनके साथ compete करेगी। बाकी इसमें ओ स्मार्ट स्कीम के अदर जो है वो है कि भाई इसमें टेक्नोलॉजी रिसोर्स ऑब्जर्वेशन करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, ब्लू इकोनॉमी को हमें इम्प्रूव करना है, हमारा जो ओशन बेस्ड इकोनॉमी है, मरीन लिविंग जो रिसोर्सेस हैं उन पे रेगुलरली हमें एक पूरा इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन में। तो मतलब ये एक तरीके से है कि ओशियन को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। तो ओ स्मार्ट के क्या बेनिफिट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओशन रिसोर्सेज को हार्नेस करेंगे, ब्लू इकोनॉमी को हम सपोर्ट करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड। देखिए 2007 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्या किया था, एक नया स्टैंडर्ड्स लेके आए थे हम लोग कि हमारी जो नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें एक एनर्जी कोड बनाए, एनर्जी बिल्डिंग कोड बनाए, जिससे कि जो नई बिल्डिंग है उसमें क्या हो, एनर्जी का मिनिमम यूज़ हो इसकी लाइफ टाइम के अंदर। 2017 में इसको फिर से रिवाइज किया गया। अब नया जो बिल्डिंग कोड है वो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही है, लाइक मॉल्स हैं, मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इस तरीके से, तो उनके लिए एक एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। लाइक आप कितने वेंटिलेटर का नाम आ गया, आप बिल्डिंग के अंदर कैसा वेंटिलेशन करेंगे, क्या रोशनी आ सकती है, मतलब जो सनलाइट है, सनलाइट आ सकती है क्या, इस तरीके से। मान लीजिए कि सनलाइट आएगी तो क्या होगा कि हमें वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वैसे लाइट हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। इको निवास संहिता क्या है, तो ये जो हमारा जो बिल्डिंग कोड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, लाइक हम कोई कोई अपार्टमेंट बना रहे हैं, कोई नई टाउनशिप हम बना रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है ये हमारे पास इको निवास संहिता है, ये एनर्जी बिल्डिंग कोड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया है। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2020, ये कन्फेडरेशन ऑफ CII ने इसको किया था, और इसमें यही है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे इंडिया के हो, बाहर के हो, इंडस्ट्री वाले हों, सिविल सोसाइटी के हों, ये सब लोग मिलके जो हैं वो कंसल्टेशन की प्रोसेस है इसमें। UN डिकेड ऑन द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30 को UN ने बोला है कि हम इसको UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए करेंगे। अब इस पूरे डिकेड में क्या होगा, इन 10 सालों में क्या होगा, जो भी हमारे डिग्रेडेड लैंड्स हैं या डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम है उनको हम रीजनरेट करेंगे, रिस्टोर करेंगे। इस
10 सालों के अंदर, इस डिकेड के अंदर हम अपने लेवल पे एक लोकल जो रीजनल लेवल पे भी अटेम्प्ट्स किए जाएंगे। जैसे कि इनिशिएटिव 20x20, ये इनिशिएटिव क्या है, ये लैटिन अमेरिका में होगा और इसमें 20 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के लिए प्रोग्राम है AFR 100, अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। इसमें है कि हम 100 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे 2030 तक। अब इस पूरे डिकेड को चलाने के लिए कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। तो 2021 से 30 तक कौन सा डिकेड है? UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब इंटरनेशनल डिकेड्स की बात करें तो देखो UN क्या करता है, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए UN क्या करता है, या तो कई बार डेट फिक्स कर लेता है कि भाई ये इस पर्टिकुलर डे को हम इंटरनेशनल वीमेन डे बनाएंगे, ये मनाएंगे, वीक हो गया, ईयर्स हो गया। तो अगर कोई पर्टिकुलर डेट कोई टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं ना, तो उससे होता ये है कि उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है और बाकी लोगों को प्रमोशन भी मिलता है कि भाई हाँ इस तरीके से कोई डिकेड है। तो 2020 में कुछ डिकेड्स एंड हो गए हैं, जैसे UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, रोड सेफ्टी, डिकेड फॉर डेजर्ट, फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, दिल्ली भारत का पहला ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसमें ट्री जो है वो ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी आ गई है। अब यहाँ पे क्या है, कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि हम कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई पुरानी तोड़ के या फिर तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऑलरेडी जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ उसके आसपास में बहुत सारे पेड़ होंगे। कोई पेड़ ऐसा होगा जिसकी 100 साल एज होगी, किसी की मान लीजिए कि 150 साल एज होगी, इस तरीके से। तो अगर हम उनको काट देते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा वो ख़राब हो जाएगा, पूरा का पूरा वो वेस्टेज हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, ट्री को ट्रांसप्लांट किया जाता है। हम इस तरीके से उसको कर लेते हैं और इसको पैक करके किसी नई जगह पे हम इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ट्री जो पेड़ है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली वाली पॉलिसी में बात की गई है कि मिनिमम 80% जो है वो ट्रीज़ उनको हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। टर्टल सर्वाइवल अलायंस, तो देखो हमारे जो टर्टल्स हैं, टर्टल्स बहुत ज़्यादा थ्रेट्स के अंदर हैं, इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये क्या है कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप है और इनका जो टारगेट है वो है कि 0 टर्टल एक्सटिंक्शन इन 21वीं सेंचुरी, मतलब हमारी 21st सेंचुरी में किसी भी तरीके से टर्टल का एक्सटिंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये 2001 में बनता है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। 2001 में IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वो क्या करती है, ये पार्टनरशिप करती है किसके साथ, कई और जो एजेंसीज़ हैं देश के अंदर उनसे। तो इसमें बात की गई है कि जो हमारे फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं और जो टॉर्टोइज है उनका हमें कंजर्वेशन करना है। टर्टल के साथ एक समस्या क्या है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, इनको मार्केट में बेच दिया जाता है, इनके जो ऊपर की स्किन है वो चाइनीज़ मार्केट में बिकती है। तो इसको हम जो है वो एशियन टर्टल क्राइसिस के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें टर्टल भी कवर्ड है और जिसमें टॉर्टॉइज भी कवर्ड है और पूरे दुनिया के अंदर ये चालू हो रहा है। और बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये UN के अंदर नहीं आता है, ये UN के अंदर नहीं है, UN सिस्टम के अंदर नहीं है। IUCN का प्रोग्राम है पार्टनरशिप में बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। टर्टल सर्वाइवल अलायंस। CRZ नॉर्म के बारे में देखते हैं। हमारे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, देखो कोस्ट होता है कोई भी, यहाँ अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा पानी जैसा कोस्ट है और ये इसका बीच है, यानी कि जो समुद्र का किनारा बोल सकते हैं। और धीरे धीरे हम अंदर की ओर जाते हैं तो सिटी या गांव जो भी है वो आता जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये पानी है। अब पानी के पास में जो सबसे नियरेस्ट जो जगह रहेगी वो उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर थोड़ा जो अंदर गए तो उसको कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा और अंदर गए तो उसको कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और फिर बाद में सिटी साइड में और कम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए CRZ जो रूल्स हैं वो बने हुए हैं। तो CRZ नॉर्म्स क्या है, देखिए CRZ नॉर्म्स जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इनको बनाया गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो अपने को ये पता होनी चाहिए। और CRZ के अंदर हमने दो तरीके से इनको क्लासीफाई किया है, CRZ 1A एंड CRZ 1B। तो ये हमारे पास ये दो हैं। CRZ 1
इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर वो आते हैं जिनको कि ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैनग्रोव्स, कोरल्स, कोरल रीफ, सैंड ड्यून्स, बायोलॉजिकली एक्टिव, तो ये सारे नाम हैं, आपको पढ़ सकते हो। बाकी नेशनल पार्क हो गया, मरीन पार्क हो गए, सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जहाँ तक CRZ-1B की बात करते हैं तो इसके अंदर इंटरटाइडल जोन आता है, यानी कि लो टाइड एंड हाई टाइड के बीच का एरिया। देखो कभी भी टाइड आएगा, मान लो कि अगर लो टाइड आएगा तो वो थोड़े एरिया को इम्पैक्ट करेगा। अगर कभी बहुत ज़्यादा हाई टाइड आ गया तो वो क्या करेगा, थोड़ा आगे और निकल जाएगा। तो ऐसे में ये बीच का जो एरिया होता है इसको हम इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें कुछ भी यहाँ पे CRZ के अंदर कुछ भी डेवलप करना है। ये CRZ के जितने भी एरिया दिए गए हैं, चाहे CRZ-1A हो, 1B हो या आगे, तो इसके लिए हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो परमिशन कहाँ से मिलती है, पहले मिलती है स्टेट जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ से अथॉरिटी है, वहाँ से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलीज़ होता है। फिर उसके बाद में लोकल बॉडी हमें देती है। तो इसमें खैर अपने को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को बस दो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि CRZ जो नॉर्म्स हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत रेगुलेट होते हैं, ठीक है। और इसमें एरिया वाइज डिफाइन किया हुआ है कि CRZ-1A में क्या आएगा, CRZ-1B में क्या आएगा, इस तरीके से। जीरो ड्राफ्ट ऑफ दी पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। देखो बायोडाइवर्सिटी को हम कंटिन्यूसली लगातार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते ही जा रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट दिया गया है। एंड ये ड्राफ्ट किसकी तरफ से आया है, ये CBD जो सेक्रेटेरिएट है हमारा, कन्वेंशन ऑन दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला, तो इन्होंने ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के फ्रेमवर्क दिया है। तो हालांकि अभी तक ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, तो इसको अपना इतने को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखने की अपने को ज़रूरत है कि इसमें दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। एक तो ये कि हम कैसे जो आईची के अंदर हमने जो अपने लिए गोल सेट्स किए थे, बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स जो सेट किए थे, उनको हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। 2030 का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो एजेंडाज़ हैं, डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, उनको हम कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें एक नई बात की गई, एक नई थ्योरी ऑफ चेंज की बात की गई है। उसमें ये ध्यान रखा गया है कि भाई रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन किस तरीके से हो, डिजिटल इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो, एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी, वीमेंस एम्पावरमेंट, यूथ, ये सब, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, राइट बेस्ड अप्रोच। तो मतलब अभी तक ये उतना प्रीलिम्स के रेस्पेक्टिव से कोई ध्यान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखो कि आईची जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और ये थ्योरी ऑफ चेंज जो है वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से। इन्वायरमेंट फ्लोज, देखो नदियाँ हमारे यहाँ पे, हमारा जो इंडिया है उसमें नदियों की बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, एक रोल प्ले करती है। नदी से हमें पानी पीने को मिलता है, किसान जो है अपनी फसल जो है वो नदियों के थ्रू ही बहुत जगह पानी देते हैं। लेकिन नदियों का एक और इम्पोर्टेंट टास्क है, वो है कि हम नदियों पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं, और चेक डैम के थ्रू हम जो है बाद में वाटर को स्टोर करते हैं और बिजली बनाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी जो नदी होती है, कोई भी जो रिवर होती है, उसमें अगर हम एक मिनिमम क्वांटिटी वाटर की अगर कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि वो नदी की हेल्थ के लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिसाइड करना होता है हर नदी के लिए, कि भाई इतना तो जो है आपको इसके अंदर रखना ही रखना है। आप चाहे बिजली बनाइए, आप कुछ भी करिए, अगर इस लेवल से नीचे हम चले गए तो हमारी नदी के लिए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि डेवलपर को इंश्योर करना पड़ता है कि एक मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, गर्मी हो सर्दी हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। तो ई फ्लो क्या है, ई फ्लो देखो इन्वायरमेंटल फ्लो है, और इसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्टेबल फ्लो रेजिम दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिवर इन द
डिज़ायर्ड इन्वायरमेंटल स्टेट और प्री डिटरमाइंड स्टेट। तो मतलब ये एक तरीके से एक मिनिमम अमाउंट या मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर है जो रिवर के अंदर होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रिवर को एक मिनिमम इन्वायरमेंटल फ्लो मिलेगा, और नदी के अंदर अगर ज़्यादा पानी है तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, बट एक मिनिमम क्वांटिटी से कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर 100 यूनिट हम अगर फ्लो किसी रिवर के लिए रख रहे हैं, 100 यूनिट, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस रिवर में कभी मानसून की वजह से 150 आ गया, तो ये ऊपर वाला जो 50 है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम अगर मिनिमम क्वांटिटी 100 डिसाइड करते हैं तो इसको क्या होगा, हमें थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अनइंटरप्टेड और एविरल फ्लो ऑफ द वाटर। एविरल का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक, यहाँ पे। और ये जो इन्वायरमेंटल फ्लो का जो नॉर्म्स है वो एप्लीकेबल है चाहे अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, या फ्यूचर वाले प्रोजेक्ट हो, ठीक है, यहाँ पे। और उसमें एक चीज़ ये बात रखी गई है कि कुछ ऐसे मिनी या माइक्रो प्रोजेक्ट है जो वाटर की सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं करते, रिवर वाटर की सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, उनको इन्वायरमेंटल फ्लो से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करने की नीड नहीं है। बाकी अथॉरिटी कौन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ई फ्लो होना चाहिए रिवर के अंदर, अगर कोई वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सेंट्रल वाटर कमीशन CWC हमारे यहाँ पे जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, वो ही कस्टडियन है डाटा की, उसके पास कस्टडी है कि नदी में कितना पानी बह रहा है या किस मंथ में कितना पानी है। और CWC क्या करेगी, सुपरविज़न करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, और इसका काम क्या होगा, रेगुलेट करना भी होगा फ्लो को, ठीक है। ग्रीन को रेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। देखिए, कंपनीज़ हैं, कंपनियाँ बड़ी बड़ी हो, छोटी कंपनी हो, वो सब जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी इन्वायरमेंट को लेके भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने एक रेटिंग सिस्टम प्रिपेयर किया है। इस रेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है ग्रीन को, ग्रीन कंपनीज़। इसके थ्रू क्या होगा कि जो कंपनीज़ हैं उनकी इन्वायरमेंट की जो परफॉर्मेंस है, उनकी इन्वायरमेंटल एफिशिएंसी है, उसको मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि 10 ग्रीन पैरामीटर्स रखे गए हैं कि कोई अगर नया इंडस्ट्री है या कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो वो कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, कितनी उन्होंने रिड्यूस की है, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना यूज़ कर रहे हैं। एक बार अगर रेटिंग मिली तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ये वैलिड रहेगी, एक बार में 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। और ये अपने आप में दुनिया का पहला, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनीज़ को उनकी थ्रू आउट द साइकिल, कंपनी बनती है, कंपनी मतलब स्टार्ट होती है, कंपनी काम करती है, ठीक है, और कंपनी फिर बाद में मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो एंड भी हो जाता है। मान लीजिए कि कोई टाटा की कंपनी है, तो टाटा वाले मान लीजिए गाड़ी बनाते हैं, वो गाड़ी फिर क्या करेगी, मार्केट में रहेगी, सड़कों पे रहेगी, फिर उसको रिसाइकल करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच है। मतलब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन से शुरू होता है, मटीरियल कौन कौन से यूज़ हुए हैं, वेंडर का मैनेजमेंट कैसे किया गया है, लॉजिस्टिक में क्या यूज़ किया गया है, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। तो अपने को बेसिकली बस इतना ही याद रखना है कि ग्रीन को क्या चीज़ है, एंड ग्रीन को मतलब किस से रिलेटेड है, ठीक है, और ग्रीन को किसने बनाया है। 2015 के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर समिट हुई थी, वहाँ पे हमने यानी कि इंडिया ने कुछ गोल्स दिए थे, अपने खुद के टारगेट रखे थे, जिन टारगेट्स का हमने नाम दिया था INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हम एज ए कंट्री इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये बोला था INDC के अंदर कि हमारे यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी हो, वो हम लोग वॉलंटरी क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को हम कॉम्बैट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्रीन को है, ग्रीन कंपनीज़ के लिए रेटिंग है। इसमें प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सर्टिफाइड, इस तरीके से ये पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं। ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं।
देखो, ग्रीन इकोनॉमी को समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि टीब। 2007 में क्या होता है, G8+5 कंट्रीज, वो एक चीज़, एक उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इस बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों ना इकोनॉमिक वे में हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। मतलब कि हमारी जो पूरी एंटायर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, या हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उससे हमें कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो हमें कितना इनकम का लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के द्वारा और यूरोपियन कमीशन, इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करवाई, और स्टडी कंडक्ट करवाने जिन्होंने की उनका नाम था पवन सुखदेव, ये इंडिया के हैं। इन्होंने एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने बताया कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कितना लॉस हो रहा है। उसके बाद जाके ये टीब बनता है, TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी ये टीब कहाँ पे लोकेटेड है, ये जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है, और टीब का जो ऑफिस है वो UNEP के द्वारा होस्ट किया जाता है। अब हम फिर से आते हैं ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। तो पवन सुखदेव जी हैं, इनको 2020 के अंदर टाइलर जो है वो प्राइज़ मिला है। टाइलर प्राइज़ इनको मिला है ग्रीन इकोनॉमी के एरिया में काम करने के लिए। तो बाकी ये सारी के सारी जो डिटेल्स हैं, इनमें से अपने पास सिर्फ एक डिटेल काम की है, वो है कि ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव, GEI, ये इनिशिएटिव 2008 में शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है कि ग्लोबली हम रिसर्च कर रहे हैं कंट्री लेवल पे, ठीक है, और उसके थ्रू हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मतलब इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप जो इन्वायरमेंट के एरिया में इन्वेस्टमेंट करने हैं, आप उनको इन्वेस्ट आप करिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है अपने को कि ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव ये UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके थ्रू हम पॉलिसी मेकर्स को एनकरेज करते हैं कि आप इन्वायरमेंट के एरिया में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, बाकी देखिए कि नेचुरल कैपिटल क्या होती है। नेचुरल कैपिटल के अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे हमारा प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर हम इसको नेचुरल कैपिटल के अंदर इंक्लूड करते हैं। एक चीज़ होती है स्टॉक, एक चीज़ होती है फ्लो। मान लीजिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल, अब हम इन कलेक्टिवली इनको मेज़र करें, ठीक है, मान लीजिए इनकी क्वांटिटी मेज़र कर लें, तब क्या होगा, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है। लेकिन इनके जो बेनिफिट्स होते हैं, चाहे प्लांट के बेनिफिट हो, एयर, वाटर, सॉइल, इनके बेनिफिट एक दिन में हम नहीं ले सकते हैं। इनके बेनिफिट जो है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, सालों 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 तक, ईयर्स चलते रहते हैं। तो उस चीज़ को हम जो है वो फ्लो बोलते हैं। तो एक चीज़ स्टॉक होती है, दूसरा होता है फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इनकोइस लॉन्चेस सर्विस फॉर मरीन बेस्ड यूज़र्स। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इन्होंने 3 नए प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए हैं। इन 3 नए प्रोडक्ट को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है। 1999 के अंदर ये हैदराबाद के अंदर एस्टेब्लिश किया गया एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसका मैंडेट है कि ओशियन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उस इन्फॉर्मेशन को सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, साइंटिफिक कम्युनिटी, इन सब को आगे उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, साथ साथ में ओशियन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करना, रिसर्च करना, ये सारे इसके काम होते हैं। अब इन्होंने 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। पहला इनका प्रोडक्ट है वो स्वास है, स्मॉल वेजल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो समुद्र वाला इलाका है, जो ओशियन वाला इलाका है, वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए छोटे छोटे मरीन वेजल्स जाते हैं, फिशिंग वेजल्स जाते हैं, तो उनको वार्निंग देना है, उनको वार्निंग देनी है कि भाई
आप इस एरिया में ना जाएं, नहीं तो आपकी जो बोट है वो ओवरटर्न हो जाएगी, मतलब बोट आपकी उलट सकती है, और ये इन्फॉर्मेशन 10 दिन पहले दी जाएगी। ठीक है, ये जो वार्निंग होगी वो बोट सेफ्टी इंडेक्स के बेसिस पे दी जाएगी। इसमें क्या होता है कि इनकोइस जो है वो ऑब्जर्व करेगा कि समुद्र के अंदर कितनी हाइट है, वेव्स जो हैं वो कितनी स्टीप हैं, स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें। स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम, देखिए स्वेल जो होता है, सर्ज जो होते हैं वो सर्ज आते हैं हवा की वजह से, एयर की वजह से और प्रेशर की वजह से। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा देख लेते हैं कि भाई सुनामी की वजह से वो आते हैं, जबकि स्वेल या सर्ज और सुनामी के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सर्ज के बारे में भी जो है वो अवेयर करना है लोगों को। ठीक है, तो ये सर्ज क्या होते हैं, सर्ज हम केरला में सर्ज को कल्ला कडल नाम से जानते हैं, और ये एक तरीके से फ्लैश फ्लड इवेंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि लोकल विंड्स की वजह से पानी जो है वो अचानक से इतना बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है समुद्र में कि ऐसा लगता है कि सुनामी आ गई है। तो सर्ज के बारे में भी एडवांस में देना है नोटिस। एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, देखो समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर ये जो एल्जाई है इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एल्जाई की वजह से क्या होता है कि जो बाकी जो फिशेस हैं, बाकी अदर जो मरीन जो रिसोर्सेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि कहाँ कहाँ पे ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम या एल्जल के जो है वो ब्लूम्स हैं। ऐसे में क्या होगा कि फिशरमैन जो है वो अवेयर रह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एल्जल ब्लूम है, या बाकी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हमारे यहाँ देश के अंदर हैं जो जिनको ब्लूम हॉटस्पॉट बोला गया है। नॉर्थ ईस्ट का अरेबियन सी, केरला का कोस्टल वाटर, गल्फ ऑफ मन्नार और कोस्टल वाटर ऑफ गोपालपुर उड़ीसा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है एल्गल ब्लूम की। अब बात हम करते हैं नगर वन स्कीम की, बात करते हैं नगर वन स्कीम में। तो नगर वन स्कीम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया है कि नगर वन हम जो है वो स्कीम जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि अर्बन जो एरियाज़ हैं हमारे यहाँ पे, उनमें हम फॉरेस्ट जो है वो डेवलप करने वाले हैं अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, तो 200 हमने ऐसे फॉरेस्ट एरियाज बनाने हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट। सिटीज़ के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो इसी से रिलेटेड होती है कि भाई हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो किसकी होगी? इम्प्लीमेंटेशन की ज़िम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी, आम जो जनता है उसकी होगी, म्यूनसिपल बॉडीज़ की होगी, एनजीओ, कॉरपोरेट, इन सब की होगी। अब अर्बन एरियाज़ में हमें फॉरेस्ट डेवलप करने हैं तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, एक फ़ंड बनाया गया है कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड 2016। बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई प्रोजेक्ट डेवलप करती है, मान लीजिए किसी फॉरेस्ट एरिया में, तो अगर आप फॉरेस्ट एरिया में कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा। अब जंगल अगर आप काट रहे हैं तो जंगल की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो कंपनी को वो कुछ पैसे जो होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मतलब एक फिक्स मनी होती है कि आपको इतनी मनी जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, तो वो जाती है कैंपा फंड में। ठीक है, उसी कैंपा फंड को हम यूज़ करेंगे अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए। तो ये नगर वन स्कीम जो है वो इसी से रिलेटेड है। ध्यान क्या रखना है अपने को कि अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना है आने वाले 5 सालों के अंदर, और हमारा टारगेट है कि हम 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो पूरे देश के अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें वर्जे अर्बन फॉरेस्ट है पुणे के अंदर, उसको एज ए हम रोल मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो वर्जे क्या है, या वर्जे को हम स्मृति वन के नाम से भी जानते हैं, ये पुणे में है। ये पीपीपी मोड का प्रोजेक्ट था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसमें सरकार ने भी पैसे लगाए और प्राइवेट जो बॉडीज़ हैं उन्होंने भी पैसे लगाए। और इन्होंने क्या किया कि जो
वर्जे हिल था। वर्जे हिल में लगभग 16-17 हेक्टेयर की ज़मीन थी। ये खाली पड़ी थी, ऐसे ही पड़ी थी, बैरन लैंड पड़ी थी और इसको डेवलप किया गया और इसको एक जो है वो हरा भरा फॉरेस्ट जो है वो बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे तो अर्बन एरियाज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पे वहाँ अर्बन एरियाज़ में हमारे पास पेड़ पौधों की कमी है। तो उससे क्या होगा, अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर फॉरेस्ट डेवलप होते हैं तो इकोलॉजिकल बैलेंस आएगा, हमारी जो इन्वायरमेंटल नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल होंगी, हमारे जो सोशल नीड्स है, लोगों को पार्क वगैरह चाहिए घूमने के लिए, अच्छी हवा, क्लीन हवा चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को जो है वो प्रोवाइड करा पाएंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंक्स को एनकरेज किया जाता है कि आप प्रायोरिटी सेक्टर जो हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन वगैरह दीजिए। तो अभी क्या है कि सरकार ये प्रोसेस में है कि कंप्रेस्ड बायोगैस को भी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूड किया जाए। बायोगैस के बारे में देखते हैं। बायोगैस 2 वर्ड से मिलके बना है, बायो प्लस गैस। एक टाइप की रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी है ये। अब इसमें होता क्या है कि ये कैसे जनरेट की जाती है, तो हमारे घरों में जो फूड प्रोडक्ट्स बचते हैं या गाय भैंस का जो वेस्ट बचता है, टॉयलेट्स में से जो निकलता है, उसको बायोडाइजेशन किया जाता है और उसके बाद जो है वो गैस डेवलप की जाती है। एक तो ये है कि इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम होता है, साथ साथ में ये नॉन पॉल्यूटिंग है, पोल्यूशन इससे कम से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया जाता है कि इस बायोगैस को प्योर किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद हम इसे सीबीजी के नाम से जानते हैं एंड इसमें प्योर करने के बाद मीथेन की कंटेंट जो है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 95% हो जाती है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है, चाहे हम एलपीजी सिलेंडर में यूज़ करते हैं हम घरों में या बाकी जो गैस को यूज़ करते हैं, तो हमारी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो ऑलमोस्ट वैसी ही होती है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई रहती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो हम गाड़ियों में, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स हमारे लिए हो सकता है। सरकार ने बायोगैस को एनकरेज करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए हैं। एक स्कीम का नाम है सतत स्कीम। देखिए सतत स्कीम का पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसफॉर्मेशन। सतत स्कीम है और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें टारगेट रखा गया है कि हमें 2023 तक 5000 प्लांट्स बनाने हैं जो कि कलेक्टिवली 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रोड्यूस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद नहीं रखना है ये डाटा, बस इतना याद रखना है कि सतत स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, और सतत स्कीम का बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो कंप्रेस्ड ये जो अपनी गैस है इसको प्रोड्यूस करने का प्लांट लगा लेती है, बट अगर हम प्लांट लगा ले रहे हैं तो हमारे पास एक अश्योरिटी ये भी होनी चाहिए कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में कोई स्पेस अवेलेबल है। मार्केट में स्पेस होने का मतलब है कि हम अगर सीबीजी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मार्केट में हमें कोई ख़रीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत गैस, इन सब ने क्या बोला है कि जो सीबीजी बनाने वाले जो प्लांट्स हैं उनके साथ ये लंबे टाइम के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, और उन्हें बोला है कि आप प्रोड्यूस करिए, हम आपसे परचेज करेंगे। ठीक है, तो इस सतत स्कीम का बेनिफिट लेते हुए एक आईओटी बायोगैस लिमिटेड प्लांट है नमक्कल तमिलनाडु में। उन्होंने क्या किया है कि अपना जो बायोगैस का प्रोडक्शन वाला जो प्लांट है उन्होंने बोला है कि अब हम इस प्लांट को फुल तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इसमें सिर्फ सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड जो ये प्लांट नमक्कल तमिलनाडु में लगा है इससे जितनी भी प्रोड्यूस होगी गैस वो सारी की सारी मार्केट में बेचने के लिए जाएगी। ठीक है, तो पहली बार देश में हो रहा है कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वो लोग एंगेज हो रहे हैं और वो लोग नेचुरल गैस को बेचने के लिए तैयार है। तो ये बायोडाइजेस्टर होता है, इसमें देखो आप
जो हमारे टॉयलेट से वेस्ट निकलता है, गाय भैंस बकरी से जो वेस्ट निकलता है, एंड हमारे जो पौधे हैं, कचरा पट्टी है, इससे जो निकलता है उसको हम बायोडाइजेस्टर में लगाते हैं, गैस बनाते हैं और गैस हमारे घरों तक जाती है। लाइक ये आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे, ये स्टोव पे खाना बन रहा है। रेज इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। देखिए, रेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। रेज की फुल फॉर्म है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, रेज। ये जॉइंट इनिशिएटिव है EECL, EESL एंड USAID का। तो पूरा नाम हमें याद हो गया, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। तो मेन जो इसका एम है वो है कि हमारे जो इंडोर में जो एयर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो एम देखते हैं इसका है कि डेवलप हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बाय इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी। अभी देखो कि हमारे जो कई सारे बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे वर्किंग प्लेस है, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे AC वगैरह लगाने पड़ते हैं। या AC, जहाँ पे एक AC की हमें ज़रूरत होती है वहाँ 2 लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा वहाँ कूलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारी जो इंडोर की एयर क्वालिटी है वो अच्छी हो और बाद में हमें कूलिंग करने के लिए एनर्जी की कम से कम ज़रूरत पड़े, एनर्जी एफिशिएंट हो। तो इसमें एक तो EECL शामिल है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरा USAID शामिल है। एंड ये दोनों मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का, इस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारा जो इशू है, बैड एयर का जो इशू है वर्क स्पेसेस में, कि जो हमारे ऑफिसेस वगैरह जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम है बैड एयर की, उनको हम एलिमिनेट करें और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की एयर हो सके। अब हम ये मैत्री प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। देखिए, मैत्री प्रोग्राम जो है वो मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, मैत्री। 2 बॉडीज इसके अंदर इंक्लूड है, एक तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड US की तरफ से USAID। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं US एंड इंडिया का बायलैटरल पार्टनरशिप है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें एम क्या है, इसमें ये है कि हम भाई जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे जो वर्क स्पेसेस हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कोस्ट इफ़ेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी लेके आएंगे कि हमारे वहाँ पे हमारे वर्क स्पेसेस में एनर्जी का यूज़ कम से कम हो। ठीक है, और कूलिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कम से कम रहे। थोड़ा हम EESL के बारे में देखते हैं। देखिए, EESL जो है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, एंड मेन काम इसका क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रही है एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड। एंड बाकी फिर ये भी है कि EECL का काम है कि जो हमारे एफिशिएंट हैं एंड हमारे जो सॉल्यूशन वगैरह कुछ ऐसे, मतलब रिसर्च के सेक्टर में भी इसका काम है। जहाँ तक USAID की बात है, तो USAID जो है वो दुनिया के बोले तो एक तरीके से बहुत बड़ी डेवलपमेंट एजेंसी है एंड यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो खैर इसमें इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही जो है वो US लगा हुआ है। बाकी EECL के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ये पावर के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैत्री प्रोग्राम के अंदर है, एंड एक साइड में आप देखोगे यहाँ पे USAID लिखा हुआ है, यहाँ बीच में EESL एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर लिखा गया। तो रेज का मतलब होता है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए, 2020 28 जुलाई को इसको शुरू किया गया था मिज़ोरम में, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। और इसका जो काम है वो है कि हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ से एमिशन रिड्यूस हो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग डेवलप कर पाएँ। बाकी इसके बारे में आगे भी देखेंगे हम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये इसे फंड करेगी। बाकी इसकी एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी है वो है DACFNW, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये 2 चीज़ें अपने को याद रखनी है। बाकी इसमें कुछ और भी मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, अब इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इन सबको हम इंटीग्रेट करें
एंड इन सब को बाद में हम इंडियन एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करें। हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्लाइमेट चेंज का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे कम से कम इम्पैक्ट हो, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी इसमें जो बेनिफिट्स अचीव करने की बात की गई है वो है कि लगभग 1.8 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो 5 लैंडस्केप्स में उसको हमें जो है वो सस्टेनेबली डेवलप करना है, इस तरीके से इसमें बात की गई है। ठीक है, तो और साथ साथ में लगभग 1,04,070 जो हेक्टेयर है वो फार्म्स है, उनको सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत लाना है। खैर ये डाटा अपने को याद नहीं रखना है। अब पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 31 मार्च 2026 तक ख़त्म हो जाएगा। एंड अभी कहाँ कहाँ चल रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, उत्तराखंड, यहाँ पे ये चल रहा है। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड में कॉर्बेट राजाजी में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चंबल, उड़ीसा में सिमलीपाल, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, मिजोरम में डंपा लैंडस्केप। एंड इसकी थीम क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट एंड कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट का मेन काम जो है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स को अचीव करना, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, फॉरेस्ट लैंडस्केप को कंजर्व करना। आरहस कन्वेंशन देखते हैं। देखिए आरहस कन्वेंशन क्या है। डेनमार्क में 1998 के अंदर इसको अडॉप्ट हमने किया था और ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि सिटीजन्स को राइट मिलता है, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इन्वायरमेंटल मैटर्स एट द लोकल, नेशनल एंड द ट्रांस बाउंड्री लेवल्स। देखो कोई भी जनता है, जैसे हमारा देश है और हमारे देश की एक सरकार है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उन पर डिसीजन सरकार लेती है। आम जनता की राय नहीं जानी जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या बाकी मिनिस्टर जाते हैं, वही वहाँ पे फैसला लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये जनरल एक प्रोसेस है। लेकिन आरएस कन्वेंशन में जो बात की गई है वो ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो सभी लोगों को इक्वली इम्पैक्ट करता है। अब क्योंकि इन्वायरमेंट सभी लोगों को इक्वली इम्पैक्ट करता है तो जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो भी सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को राइट मिलता है कि इन्वायरमेंटल मैटर चाहे लोकल हो, नेशनल हो, ट्रांस बाउंड्री लेवल पे हो यानी कि इंटरनेशनल हो, सभी को जो है वो इंफॉर्मेशन का, पब्लिक डिसीजन मेकिंग का अधिकार मिलता है। ठीक है, एंड इस कन्वेंशन में क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स और इन्वायरमेंटल राइट्स का आपस में लिंकेज होता है, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी ये सब होती है, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग जो है वो ओपननेस करते हैं। तो रिसेंटली आरएस कन्वेंशन न्यूज़ में था क्योंकि हम भी, हमारे देश में ड्राफ्ट बना है ईआईए का, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ईआईए में क्या होता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई नई फैक्ट्री आ रही है, नई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने से पहले जनता की राय पूछी जाती है। ठीक है, तो आरएस कन्वेंशन 1998 में आया, इसमें ये बात की गई है कि इन्वायरमेंट राइट और ह्यूमन राइट्स आपस में लिंक्ड है। एंड साथ में ये भी बोला गया कि जो अभी हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसके पास ये जिम्मेदारी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसको हम जो है एक बेटर जो है वो फ्यूचर दे सकें। ठीक है, साथ में बात की गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अचीव किया जा सकता है कि जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे साथ में आए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ये दोनों आपस में लिंक्ड है। पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं वो उनको आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट है और आम जनता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। इस आरएस कन्वेंशन में बहुत सारे राइट्स की बात की गई है जो पब्लिक के हैं, इंडिविजुअल के हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें हमने देखी है। एंड ये कन्वेंशन जो है वो 1998 के अंदर बना था, लेकिन ये 2001 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। एंड मार्च 2014 तक इसमें 47 पार्टीज़ थी, 46 स्टेट्स एंड 1 यूरोपियन कंट्रीज़ है। ठीक है, ऑल द रेटिफाइंग स्टेट्स आर इन द यूरोप एंड द सेंट्रल एशिया। तो इंडिया इसका जो है वो, इंडिया में अभी तक हमने इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो आरएस कन्वेंशन अगर आ जाए तो आरएस कन्वेंशन जो है वो
इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से है कि आम जनता भी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स पे इन्फॉर्मेशन मांग सकती है सरकार से। हरित पथ मोबाइल ऐप, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया NHAI ने एक मोबाइल ऐप डेवलप की है, हरित पथ मोबाइल ऐप। एंड इस ऐप के थ्रू हम लोग ग्रीन हाईवेज जो है वो बना पाएंगे। जो हमारे जो हाईवेज़ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हाईवेज़ है, वहाँ पे हम पेड़ पौधे, ग्रीन पैचेस हम लोग जो है वो लगा पाएंगे। इसलिए इसका नाम जो है वो रखा गया है ग्रीन हरित पथ। हरित मतलब होता है हरा, और पथ मतलब पाथ बोल सकते हैं हम इसको। तो ये ऐप जो है वो कुछ इस तरीके की है। एंड इस ऐप के तरीके से क्या होता है कि हम लोग क्या कर पाएंगे, इस ऐप से हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं हाईवेज़ के अक्रॉस में, कौन से पौधों की कितनी ग्रोथ हो रही है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, टारगेट वगैरह, ये सब हम लोग देख पाएंगे। अब हाईवे के दोनों साइड में पेड़ पौधे लगाने, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी होगी हाईवे के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर असाइंड है, जिसको ठेका मिला हुआ है रोड बनाने का, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसके आसपास में पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाए, उनका मेंटेनेंस करे। अगर कोई पेड़ पौधा की डेथ हो गई है तो उस पेड़ पौधे को वहाँ से रिप्लेस करे, ये भी उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसको मॉनिटर कैसे करेंगे। मतलब हमने ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को काम तो दे दिया, लेकिन क्या वो काम सही तरीके से करेगा, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो हैं वो हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ हम लोग जो है वो फ़ोटो कैप्चर करेंगे, और वो फ़ोटो जो है वो मोबाइल के ऐप में अपलोड की जाएगी, और उसके बाद में जो सरकारी जो एजेंसीज़ है वो मॉनिटर कर पाएंगी इसको। हरित भारत संकल्प के बारे में देखते हैं। देखिए, ये NHAI ने पूरे देश में एक नेशनल ड्राइव चलाई थी, और इसमें ये रखा गया था कि हम 25 दिनों के अंदर लगभग 25 लाख पेड़ जो है वो लगाएंगे हाईवेज़ के दोनों साइड में। बात करते हैं NHAI की। तो NHAI क्या है? देखो, NHAI में ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 में बना था, और उसके तहत इस बॉडी को बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की प्रिंसिपल एजेंसी है। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हाईवेज़ को डेवलप करना, हाईवेज़ का मेंटेनेंस, हाईवेज़ का मैनेजमेंट करना, और बाकी अदर कोई एसोसिएटेड इश्यूज़ है तो उनको करना। सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट, एक हाई लेवल का पैनल है फॉर सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो कमीशन की थी, और उसका ये मकसद था, उसका एम ये था कि अगर हम नेक्स्ट 30 ईयर में, नेक्स्ट 30 सालों में, 2020 से 2050 तक अगर सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इंटरवेंशन करते हैं तो हमारा पूरी जो दुनिया है, पूरी ग्लोबली जो इकोनॉमी है, उसको कितना बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, ये इसमें चीज़ रखी गई थी। अब हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या क्या है, मतलब इस रिपोर्ट में किन किन मुद्दों पे बात की गई है। तो सबसे पहली तो बात जो की गई है वो इसमें बात की गई है कि ओवरफिशिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बायोडाइवर्सिटी के लॉस की वजह से, कोस्टल सिस्टम, जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है उसके डिटेरियोरेशन की वजह से, जो हमारा ओशियन की जो इकोनॉमी है, ओशियन जो बेस्ड लाइवलीहुड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में एक जो बात की गई है वो है कि नेक्स्ट 30 सालों के अंदर हम कोस्ट और बेनिफिट रेशियो को किस तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं। तो उन्होंने 4 जो है वो इंटरवेंशन बताए हैं कि ये अगर हम करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। पहला जो उन्होंने बोला है वो बोला है कि मैनग्रोव्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ऑफशोर विंड प्रोडक्शन, जो एनर्जी है, ऑफशोर विंड की मदद से जो एनर्जी का हमें प्रोडक्शन करना होगा। इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर को डिकार्बनाइज करना होगा, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो डीजल का, इन सब का जो है वो यूज़ करते हैं। एंड ओशियन बेस्ड प्रोटीन को हमें प्रमोट करना होगा। अब बात यह है कि इतना अगर बेनिफिट लेना है तो कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये बात की गई है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 5 गुना हमें रिटर्न मिलेगा। अगर एक कोई फिगर की बात करें तो लगभग 8.2 ट्रिलियन का हमें बेनिफिट होगा नेक्स्ट 30 सालों में, ये इसमें बात की गई है। अब ये है कि अगर हम ओशियन बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। देखो, एक तो हमें हमारे जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं
वो हमारी कम हो जाएगी तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बेनिफिट होगा। दूसरा ये है कि अभी हमारी जो पॉपुलेशन है 2050 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक हमारी पॉपुलेशन लगभग 9.7 बिलियन हो जाएगी, लगभग मतलब 970 करोड़, ऑलमोस्ट 10 बिलियन के अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा हमें पावर एनर्जी चाहिए होगी, और ये पावर एनर्जी जो है हमें ओशन से भी मिल सकती है। फिर पॉपुलेशन होगी तो हमें जॉब्स वगैरह भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, वेलबींग चाहिए, ये सारी चीज़ें भी चाहिए जो इसकी वजह से हमें मिल पाएंगी। अब हम देखते हैं कि ओशन पैनल क्या है, हाई लेवल पैनल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी। देखो 2018 के अंदर एक इस तरीके का पैनल बनता है जो कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर द ओशन के मार्गदर्शन में, डायरेक्शन में काम करता है। 2018 में बना था। गवर्नमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक कम्युनिटी, इन सब के साथ ये काम करता है कोऑर्डिनेशन में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हमारा जो फाइनल एम है वो है कि सस्टेनेबल ओशन इकोनॉमी होनी चाहिए। ओशन बेस्ड इकोनॉमी को हम यूज़ करें बट वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए ये पॉलिसी रिलेटेड मैटर पे बात करता है, गाइडेंस देता है, गवर्नेंस पे, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एक्शन एजेंडा, ये सारे काम करते हैं। तो मेनली काम इसका ये है कि ओशन बेस्ड सस्टेनेबल इकोनॉमी हो। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सोलर ट्री की। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री CSIR और CMAIR ने मिलकर बनाया है। CSIR है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कहाँ ये लोकेटेड है? सबसे बड़ा पेड़ दुनिया का सोलर ट्री दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। ये पेड़ कुछ इस तरीके का दिखता है, आर्टिफिशियल है, बस इसमें ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं, तो इसको हम जो है वो पेड़ का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 11.5 किलोवाट पर आवर, ठीक है। एंड एनुअली ये 12,000 से 14,000 यूनिट जो है वो पावर जनरेट कर सकता है, ग्रीन पावर। ये दोनों ही डाटा अपने को याद नहीं रखना है, बस अपने को इतना याद रखना है कि CSIR ने दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो लगाया है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो सोलर ट्री लगाने के लिए बड़ी जगह चाहिए। अब बड़ी जगह कहाँ पे अवेलेबल होती है? हमारे खेत में, हमारे प्लॉट्स में, वहाँ पे ये बड़ी जगह जो है वो अवेलेबल होती है। अब बड़ी जगह अगर हमारे पास है तो हम हमारे खेत में लगा सकते हैं, और उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो हमें क्या है, अपनी मनी को सेव करने में मदद करेगी। क्योंकि इस पेड़ से, सोलर ट्री से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके कॉस्ट हम देखेंगे तो कम है। अदरवाइज फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? अपना मीटर लगवाना पड़ता है, मीटर में से बिल आता है। तो एंड वो फॉसिल फ्यूल जो यूनिट्स आती हैं, बिजली की जो रेट्स हैं वो लगातार इंक्रीज ही हो रही है। तो इससे क्या किसानों को बेनिफिट होगा। दूसरा ये है इन्वायरमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम रिलीज होगा। एंड जो सरप्लस पावर है वो हम एनर्जी ग्रिड को भी दे सकते हैं। मान लो कि किसी किसान के यहाँ पे 500 यूनिट बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बट वो उसमें से सिर्फ 200 ही जो है वो यूज़ कर पा रहा है, बाकी 300 वो सेल कर सकता है, बेच सकता है ना, तो उसको बेनिफिट हो गया। तीसरा ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ये इंटरनेट ऑफ द थिंग्स IoT पे बेस्ड है। हम इसको मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी इसमें विंड स्पीड भी पता चल सकती है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल प्रिडिक्शन। तो ये जो है वो किसानों के लिए और आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि किसान को पता लग जाए कि मेरे जो खेत में कब बारिश होने वाली है या कितनी अमाउंट में बारिश हो सकती है, हवा किस दिशा में चल रही है, ये सारी चीज़ें। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री बना है वो दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन टर्म अहेड मार्केट देखते हैं। देखिए ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट में क्या होता है, इसका हमें बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। देखो क्या होता है, दो तरीके के जनरली हम दो तरीक़ों से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक तो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, लाइक हम सोलर, विंड, इन सब से। दूसरा हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कोल से, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ से। आजकल क्या है, हमारे देश में जो कोल बेस्ड प्लांट है उनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतनी एनर्जी तो एटलीस्ट प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू। अब क्या होता है कि कोई पावर प्लांट वो अगर ये सोचता है कि मुझे रिन्यूएबल एनर्जी अपने प्रोड्यूस नहीं करनी है, मैं कहीं और से परचेज़ कर लेता हूँ, तो वैसे में वो किसी और आदमी से परचेज़ कर लेता है, लाइक कि जिसने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है।
तो ये एक तरीके से पावर एक्सचेंज में क्या होता है कि बायर और सेलर आपस दोनों में वहाँ पे जाके कनेक्टेड होते हैं। तो ये बायर जो है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से एनर्जी प्रोड्यूस की है, ये एनर्जी मार्केट में आएगा, ये बोलेगा मेरे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, एंड फिर बाद में जो डिस्कॉम्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट हैं, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं, वो लोग जो है वो परचेस कर लेंगे। तो ये बेसिकली इसका एक मार्केट का एक पैटर्न है, इसको हम जीटीएम में बोलते हैं। तो ये इसमें ये अपने आप का फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है यहाँ पे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और इसमें क्या होगा कि बायर्स को भी बेनिफिट मिलेगा कम्पिटिटिव प्राइसेस का इसलिए बेनिफिट मिलेगा कि बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो एक साथ आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। कोई मान लीजिए कितने रुपए में दे रहा है, कोई कितने रुपए में दे रहा है, तो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनको स्टेट्स को भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेली बेसिस का एंड वीकली बेसिस का, तो आप बिडिंग कर सकते हैं कि भाई मुझे इतने में चाहिए, इतने में कोई देने के लिए तैयार है क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बेसिकली अपना इसको हमें डिटेल में नहीं जाना है कि इसमें क्या है, तो बस ये आप समझो कि इसमें बायर और सेलर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं उनको बेनिफिट होगा। मान लो कि कोई स्टेट है वो बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उसकी सेल नहीं हो पा रही है, और वो सेल करने किसके पास जाए, तो सेल करने के लिए उसे किसके पास जाना होगा, कहीं नहीं जाना होगा, उसे बस एनर्जी एक्सचेंज मार्केट में आए और अपना जो है प्रोड्यूस उसके पास अवेलेबल है जो भी प्रोडक्ट, वो बता दे कि भाई मेरे पास इतना बेचने के लिए है, कोई ख़रीदना चाहता है क्या। इट इज़ जस्ट लाइक एन अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। मान लो कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कुछ सेल करने के लिए, तो हम अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और जिसको हमसे परचेज़ करना होता है हम उससे परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इससे ज़्यादा कंपटीशन भी इंक्रीज़ होगा और बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे। अभी क्या होता है, अभी प्रेजेंट कंडीशन में ऐसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत कम लोग आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार हमने रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज को यूज़ करके अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर ली तो कौन हमारा परचेज़ करेगा। तो ऐसे में उन्हें गारंटी नहीं है। बट एक प्लेटफॉर्म जब अवेलेबल हो गया है तो इससे क्या होगा कि लोगों को थोड़ा एक भरोसा आएगा, थोड़ा उनको मतलब माइंड में सेटिस्फिकेशन रहेगा कि कोई तो हमारा परचेज़ करेगा ही। तो इससे क्या होगा, कैपेसिटी एडिशन भी होगा और नई नई कंपनीज आएंगी। एंड इंडिया का हमारा जो टारगेट रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का कि भाई हमारे 175 गीगावाट हमें ऐड करना है 2022 तक, वो टारगेट भी पूरा करने में हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एनरिच कंप्रेशन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन CNG के बारे में देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन CNG में क्या होता है कि CNG के अंदर हम हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं। ये H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है एंड ये एक तरीके का क्लीन फ्यूल है। इसमें हम लोग 18% हाइड्रोजन मिक्स करते हैं CNG में, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्लेंडेड एक गैस है हाइड्रोजन प्लस CNG एंड इसको हम गैसोलीन डीजल जो अपने नॉर्मल जो फ्यूल्स हैं उसकी जगह पे भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके कंजम्पशन के बाद, इसके कंबशन के बाद जो अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं वो कम क्वांटिटी में रिलीज़ होती हैं। अब HCNG के हम लोग बेनिफिट देखते हैं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो हाइड्रोकार्बन का जो एमिशंस हैं वो 70% से कम हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो रिलीज़ होते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह की वजह से। एंड फ्यूल के सेविंग की अगर बात करें तो हमें लगभग 5% का जो है वो बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ एक पहला कदम है। इसका बेनिफिट ये भी है कि इससे जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसमें भी हमें कम देखने को मिलता है एमिशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि क्योंकि एग्जिस्टिंग जो इंजन्स हैं वो HCNG पे काम करने के लिए बने नहीं हैं, उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, ट्रक वगैरह हैं, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। एंड ऑक्टेन रेटिंग भी इसकी अच्छी है। ऑक्टेन रेटिंग होता है कि भाई जलने के बाद में कितनी एनर्जी ये देता है। कंसर्न इसके ये हैं, एक तो कंसर्न ये है कि HCNG को डेवलप करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये है कि कमर्शियलाइज अगर इसको करना है तो वो भी एक बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है।
जहाँ तक कोस्ट की बात है तो कोस्ट के मुकाबले में ये जो है वो हाइड्रोजन की जो कोस्ट है वो ज़्यादा है। अब ऑलरेडी हाइड्रोजन की अगर कोस्ट ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को हमें सीएनजी में मिक्स करना है, तो HCNG ओवरऑल कोस्ट जो है वो सीएनजी से ज़्यादा हो जाती है। जब मनी ज़्यादा है हो गई है फ्यूल की, तो लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हम इसको यूज़ क्यों करें। यहाँ हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन एनरिच्ड ये कंप्रेस नेचुरल गैस है, सीएनजी की तुलना में क्लीन होती है, इकोनॉमिकल होती है, ठीक है। एंड इसके बाद ये है कि 4% फ्यूल इसका बचा सकते हैं, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें 70% जो है वो कम हमें जो है वो एमिशन देखने को मिलेगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं वो हैं, हाँ ये बचा है हमारे पास एमिशन नॉर्म फॉर दी थर्मल पावर प्लांट। देखो थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, कोयले की मदद से वहाँ पे बिजली बनाई जाती है। एंड जब कोल की बेसिस पे बिजली बनाते हैं तो बहुत सारी गैसेस वहाँ पे निकलती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो कोयला यूज़ करते हैं, कोयले से वो बिजली बनाते हैं, और ऐसे में बहुत सारी गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज उससे हो रहा है। तो सरकार ने एक डेडलाइन तय की थी 2022 तक, बहुत सारे पावर प्लांट को ये बोला था कि आप अपने पावर प्लांट के ऑपरेशन में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे मशीन्स ये सब लगा लीजिए जिससे क्या होगा कि ये जो एमिशन हो रहा है वो मिनिमाइज हो सके और इन्वायरमेंट को कम डैमेज हो। सरकार ने क्या किया है कि अब ये जो लिमिट थी, ये 2022 तक की डेडलाइन थी, इसको बढ़ा के अब 2024 कर दिया है। बोला है कि आपको 2 साल हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, आप 2 साल और ले लीजिए, एंड 2 साल के अंदर अंदर आप ऐसे कोई मशीन वगैरह लगा लीजिए या कोई जो भी टेक्निक अवेलेबल है वो आप ले लीजिए। 2015 के अंदर सरकार ने ये रूल लेके आए थे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स। इसमें बोला गया था कि आप लोगों को जो है वो 2017 तक करना है, एंड फिर बाद में क्या किया, धीरे धीरे करते हुए 2022 तक लेके आ गए। तो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ये हैं कि आप सरकार ने बोला है कि किसी भी पावर प्लांट के ऊपर उन्होंने लिमिट दी हुई है कि आप कितनी एनर्जी जनरेट किए कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कितनी रिलीज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मरकरी वगैरह कितना आप रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बाकी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सब ये है कि भाई कितना कितना आपको एमिशन की लिमिट है, तो वो अपने को याद नहीं रखना है, लेकिन अपने को ये याद रखना होता है कि जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट में फ्लू गैसेस निकलती हैं, उन फ्लू गैसेस के लिए डीसल्फराइजेशन होता है। डीसल्फराइजेशन से क्या होता है कि जो फ्लू गैसेस जो चिमनी के थ्रू जो रिलीज़ हो रही हैं उनमें से हम सल्फ़र को, जो S होता है वो पहले ही हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, या फिर आगे अगर हाइड्रोजन से वो कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाते हैं। तो डीसल्फ्यूराइजेशन में क्या होता है, हम सल्फ़र को पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके थ्रू हम SOX के एमिशन, यानी कि SOX मतलब सल्फ़र और ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उसको हम जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी फिर और नए तरीके भी हैं, नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन, सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनको एमिशन को कंट्रोल करने के लिए आता है। तो हालांकि अपने को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैटालाइटिक रिडक्शन क्या होता है, सिलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन क्या होता है, बस इतना याद रखना है अपने को कि नॉन कैटालाइटिक रिडक्शन SNCR एंड सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन ये सब नाइट्रोजन से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर जो अपने पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं PM2.5, PM10 और इस तरीके से, उनके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, एंड कूलिंग टावर्स भी हमारे पास बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो एमिशन को हम जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम को दिया हुआ है उत्तराखंड में। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था। तो अब कहाँ कहाँ पे इन्होंने ये लॉन्च किया ये अपने को याद नहीं रखना है, अपने को याद जो रखना है वो नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड। मोदी जी ने 2014 के अंदर इसको शुरू किया था, और इसका जो एम है वो है नेशनल, जो हमारी गंगा रिवर है उसमें पोल्यूशन कम हो एंड कंजर्व हो, रिजुवनेट हो।
इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया हुआ है, वही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे हो रहा है, इसके लिए देखो एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG बनाई गई है। स्टेट लेवल पे इसके लिए SPMG बनाया गया है, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट कमेटी। अब क्या है कि जो NRGBA है, नेशनल गंगा रिवर जो थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA, उसको रिप्लेस करके हमने नेशनल गंगा काउंसिल बनाया NGC 2016 में। NGC के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर तो रोज़ रोज़ देखेंगे नहीं कि भाई गंगा कितनी साफ़ हुई है, उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी बनाई गई। उस इम्प्लीमेंटेशन बॉडी का हमने नाम रखा NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसमें एक ऑफिसर होते हैं DG NCMC, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वही इसका सारा कामकाज देखते हैं। शुरुआत में बजट 20,000 करोड़ का दिया गया था, ये खैर अपने को याद नहीं रखना है। नमामि गंगे प्रोग्राम में जिन चीज़ों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट, जो टॉयलेट वगैरह से पानी आता है उसको हम क्लीन करना है। रिवर सरफेस की क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन मतलब जो ये हमारे नदी है, नदी के किनारे जो हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट प्रो मॉनिटरिंग, इंडस्ट्री वगैरह क्या करती हैं, अपना जो भी उनका कचरे वाला पानी होता है वो डायरेक्टली वो नदी में जो है वो बहा देते हैं। रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। तो गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक तरीके से काम जो कर रहे हैं वो मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटजी हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बायो डिकम्पोज़र के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने एक बायो डिकम्पोज़र लॉन्च किया है, बायो डिकम्पोज़र सॉल्यूशन लॉन्च किया है, और इसको बनाने के पीछे जो हाथ है वो IARI का है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। देखो खेतों में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो किसान होते हैं उनकी जो फसल होती है उसके नीचे वाला जो स्टबल होता है उसको जो उनको ठूंठ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फसल है, ये इतनी बड़ी फसल है, ठीक है, और ये जड़ में है, मतलब यहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, इसको इतना काट लेते हैं, मतलब जितना उनको नीड होती है इतना उन्होंने काट लिया। अब बाकी जो थोड़ा सा बचा, मान लीजिए कि 2, 4, 5 सेंटीमीटर जो हिस्सा बचा फसल का, उसको वैसा कैसा छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको निकालने में काफ़ी कॉस्ट आती है, बहुत खर्चा लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो सारे के सारे खेत में जो आग लगा देते हैं, तो वो अपने आप ही जल के जो है वो ख़त्म हो जाता है। जलने की वजह से उनका तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान होता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो हैं वो काले मतलब धुआं हो जाता है, पॉल्यूशन वगैरह जो है फैल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो कंपोजिशन प्रिपेयर किया गया है, ये डिकम्पोज़र क्या है, एक तरीके से कैप्सूल में आता है और ये फिर लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। इसको हम खेतों में जो क्रॉप का जो स्टबल होता है उस स्टबल के ऊपर हम इसको छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि स्प्रे कर सकते हैं, जैसा ये व्यक्ति जो कर रहा है स्प्रे कर रहा है। स्प्रे करने से क्या होगा कि ये सारा का सारा जो क्रॉप रेजिड्यू है वो मैन्योर यानी कि खाद में तब्दील हो जाएगा। इसके क्या क्या बेनिफिट है, एक तो बेनिफिट ये है इसका कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। जो फर्टिलाइज़र्स का हम खेतों में यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह का जो यूज़ करते हैं वो रिड्यूस होगा। बहुत ही लो कॉस्ट है, सिंपल है, इफ़ेक्टिव है, ठीक है। एंड अभी क्या होता है कि स्टबल की जो बर्निंग है वो इंटेंशनली क्या करते हैं किसान जो हैं वो उस स्टबल को आग लगा देते हैं, क्योंकि उसको स्टबल को वैसे अगर हम रिमूव करेंगे तो काफ़ी पैसे लगते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि इसको आग लगा देते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि ये ईजी रहता है, आग लगा के छोड़ दो। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं प्रॉब्लम में हैं, स्पेशली दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ख़राब हो जाती है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, दोनों जगह के किसान जो है वो स्टबल को जो है बर्निंग करते हैं, तो उन किसानों के लिए भी बेनिफिट है, दिल्ली वालों के लिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवनेस इवेल्यूएशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बने हुए हैं ताकि हम स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए हमने इन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन सब को बनाया है, क्या वो उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने में कामयाब है, सक्सेसफुल है या फिर नहीं है, उसी को लेके असेसमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जिन गोल्स के लिए, जिन वैल्यूज़ के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव के लिए इनको बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह ये जो हमने बनाई है, क्या वो ठीक तरीके से मैनेज कर रही हैं।
कुछ रेटिंग्स इसमें डिसाइड की गई थी, पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है कि 3 तरीके से हमने देखा था कि कैसे हम लोग जो है वो मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। क्या कोई डिज़ाइन एंड प्लानिंग इश्यूज़ हैं, एडिक्वेसी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट, डिलीवरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये अपना इतना खैर अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतनी माइन्यूट डिटेल्स। एंड हमने इसमें असेसमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क यूज़ किया है वो ऑलरेडी IUCN, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़, इन्होंने ये दिया हुआ है। मतलब एक तरीके से इनकी जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, उसको हमने यूज़ किया है। एंड कंटेक्स्ट, प्लानिंग, इनपुट, प्रोसेस, तो ये पूरी वो प्रोसीजर है, अपने को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब खैर हमें इस तरीके की इवैल्यूएशन की क्या नीड हुई, तो देखो इवैल्यूएशन की नीड इसलिए होती है कि इंडिया हमारा जो है वो एक तरीके से यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हमारे यहाँ पे देखें तो दुनिया के लगभग 70% टाइगर अवेलेबल है, 70% एशियाटिक लायन है, लेपर्ड्स हैं, मतलब लगभग बहुत सारे जानवर, पक्षी, बर्ड्स हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड तो उसी को देखते हुए कि हमारे यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच है, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हमने बनाए हैं क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं तो उनके मैनेजमेंट में किस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं। अब इस फाइंडिंग देखते हैं, ये जो असेसमेंट हुआ इसके फाइंडिंग में ये देखा गया कि ओवरऑल जो एवरेज स्कोर था वो था 62.1%, ठीक है। जबकि ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली 56% था, तो हमारा पूरी दुनिया के मुकाबले हमारा स्कोर अच्छा था 62%। एंड 62% में हम लोग देख सकते हैं कि गुड की कैटेगरी, मतलब ठीक है हमारे यहाँ जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो गुड, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रीजनल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन सब ने बहुत अच्छा किया है 66%। एंड नॉर्थर्न रीजन जो उत्तर भारत में है उनका स्कोर पुअर है 56% ओनली। बाकी अगर हम बेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों ने बहुत अच्छा किया है, सबसे अच्छा ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ माने गए हैं, तो बेस्ट के अंदर आया ये। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है। वर्स्ट की अगर हम बात करें, सबसे ख़राब जिसका परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस में नंबर जो आता है वो है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, ये सबसे ख़राब रहा है। तो खैर इतना अपने को डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना अपने को थोड़ा सा पता आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको असेस किया गया है, उनको इवैल्यूएट किया गया है।